एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक विस्तास का 4th चैप्टर द एनिमी, उसका पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हाना है और जो सदाऊ हैं वो बहुत अच्छे से प्रिजनर ऑफ वॉर की देखभाल करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं। हालांकि हाना ने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है उनके सपोर्ट में। और एंड में ये होता है कि जो हाना है वो सदाओ को आके बताती है कि यूमी उनको बोल रही थी कि सर्वेंट्स अब उनके साथ नहीं रहना चाहते जब तक वो अमेरिकन मैन जो है वो उनके घर पे है। और उनको ये भी पता लगा था कि जो सर्वेंट्स हैं उनको ये लगता है कि शायद वो ज्यादा देर तक अमेरिका रहकर आए हैं, तो वो अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देना भूल चुके हैं। मे बी उनको अमेरिकन पसंद आने लग गए हैं। तो ये बात सुन के जो सदाऊ हैं वो बहुत हार्शली रिएक्ट करते हैं और वो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वो ये बोलते हैं कि मैं अभी भी मानता हूं कि जो अमेरिकन हैं वो हमारे एनिमीज हैं, पर मुझे इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि मैं किसी मरते हुए इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकता, और मैं क्या करता उसके लिए। तो जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है। तो जो हाना है वो बोलती है कि हाँ हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सर्वेंट्स ये चीज नहीं समझ सकते। तो सदाऊ अग्री करते हैं कि बिल्कुल सर्वेंट्स मेरा प्रोफेशन नहीं समझ सकते। तो दोनों के पास उसके अलावा कुछ बात करने के लिए था नहीं, और जो घर के जो काम थे वो हो रहे थे। और सर्वेंट्स ना बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, मतलब वो पोलाइट थे लेकिन अनफ्रेंडली हो गए थे अपने मास्टर्स को लेके, मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रहे थे चीजों को। तो एक सुबह की बात है, जो बूढ़े गार्डनर हैं उनके घर पे, वो बोलते हैं कि मास्टर को ऑब्वियस जो है वो करना चाहिए था। तो जो गार्डनर हैं वो फ्लावर्स के साथ वर्क करते थे और उनकी स्पेशलाइजेशन थी मॉस के अंदर। मॉस होता है एक सॉफ्ट ग्रीन प्लांट। तो उनको जॉब पे रखा था सदाओ के फादर ने, और उन्होंने बेस्ट मॉस गार्डन बनाया था जापान के अंदर सदाओ के फादर के लिए। और इनफैक्ट वो उस गार्डन को इस तरीके से स्वीप करते थे कि वहां पर ग्रीन कारपेट के तरीके का वो दिखाई देता था, इतना क्लियर होता था। और अगर उसके ऊपर शार्प लीव्स गिर जाती थी पाइन ट्रीज की, तो वो उस सॉफ्ट वेलवेट को खराब कर देती थी। तो वो इस चीज का भी ध्यान रखते थे। तो वो क्या करते हैं, एक फ्लावर की जो बड है बुश में से वो तोड़ते हुए ये बोलते हैं कि जो मास्टर के सन है यानी कि सदाओ हैं, वो उनको बहुत अच्छे से पता था कि उनको क्या करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि वो जो इंसान को घर पे लेकर आए वो ऑलमोस्ट डेड था, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था ब्लीड करने के लिए, वो वहीं मर जाता। ये सुन के जो कुक थी वो बड़े डिसरिस्पेक्टफुली अपने मास्टर के लिए बोलती है कि मे बी वो बहुत प्राउड है अपने स्किल्स को लेके कि किस तरीके से वो किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, लेकिन वो कभी बॉदर नहीं करते कि वो जो लाइफ सेव कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं या उससे कौन अफेक्ट होगा। तो वो क्या करती है, एक मुर्गी को पकड़ती है और उसकी जो नेक है वो मर्सीलेसली बड़े स्किलफुली काटती है। जो बर्ड है वो शिवर कर रही होती है, मरने वाली होती है, लेकिन वो उसको पकड़ के रखती है। और जो ब्लड है उस हेन का वो डाल देती है विस्टेरिया प्लांट के अंदर, क्योंकि ओल्ड गार्डनर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि जो ब्लड है वो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है प्लांट्स के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि ब्लड का एक टुक्का भी वेस्ट हो। तो जो यूमी होती है वो बहुत वरिड होती है सदाओ और हाना के बच्चों को लेके, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल कर रही होती है। उसे ये लगता है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको लेबल कर दिया जाएगा कि वो ट्रेटर्स, गद्दारों के बच्चे हैं। तो जो सदाओ हैं, क्योंकि वो एक अमेरिकन की हेल्प कर रहे थे और जापान के लोगों को ये लगता था कि अमेरिकन उनके एनिमी हैं, तो सदाओ और हाना इस तरीके से ट्रेटर बन जाएंगे अपने ही कंट्री के, मतलब वो गद्दार की जो टाइटल है वो हासिल कर लेंगे। तो जब ये सब बात हो रही होती है, हाना वहीं पे वरांडा में खड़ी होती है, फ्लावर्स अरेंज कर रही होती है, जब सर्वेंट्स उसकी प्रेजेंस में ये मैटर डिस्कस करते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो चाहते हैं कि हाना को उसके व्यूज के बारे में पता चले कि वो सब क्या सोच रहे होते हैं। तो हाना को लगता है कि जो सर्वेंट्स है वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी भी कोई खास फीलिंग्स नहीं है उस इंजर्ड मैन को लेके। मतलब वो एनालाइज नहीं कर पा रही कि उसका थोड़ा सा जो दिल का टुकड़ा है वो थोड़ी मर्सी क्यों दिखा रहा है उस इंजर्ड मैन की तरफ। हालांकि जो प्रिजनर है उसके साथ वो बिल्कुल अटैच नहीं है, और एक दिन पहले ही उस प्रिजनर ने उसको अपना नाम बताया है कि मेरा नाम टॉम है। तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने हल्के से अपना सर झुकाया जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने में। उसके इस एक्ट से वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसको दुख हुआ, लेकिन वो कहती मैं कुछ कर ही नहीं सकती उसका जो पेन है कम करने के लिए, क्योंकि वो खुद हम लोगों के लिए एक ट्रबल है। उसका यहाँ पे प्रेजेंट होना हमारी जिंदगी के लिए थ्रेट है। तो जो सदाओ हैं वो अपना रोल परफेक्टली निभा रहे होते हैं, हर रोज उस प्रिजनर ऑफ वॉर को एग्जामिन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो एक सुबह जब उसका लास्ट स्टिच जो है वो रिमूव किया जाता है इंजर्ड मैन की बॉडी से, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम अगले 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद सदाओ जो है वो ऑफिस चले जाते हैं और वो एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ ऑफ द पुलिस को, क्योंकि वो रिपोर्ट करना चाहते थे सारा का सारा मैटर। तो सदाओ लिखना शुरू करते हैं रिपोर्ट के अंदर और डेट डालते हैं कि 21 फरवरी को एक एस्केप्ड प्रिजनर जो है वो हमारे घर के शोर पे आके अटक गया था। तो जब वो इतना टाइप करते हैं उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती आगे कुछ टाइप करने की,
तो वो अपना ड्रॉर खोलते हैं डेस्क का और उसके अंदर वो अनफिनिश्ड जो रिपोर्ट होती है वो उसमें रख देते हैं। अब होता क्या है, सेवेंथ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ डे को दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये कि जो सर्वेंट्स हैं वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना सारा सामान एक बड़े से कपड़े में बांध के वहां से निकल जाते हैं। क्या होता है कि हाना सुबह उठ के देखती है कि जो सारा का सारा काम है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, घर गंदा है, खाना नहीं बनाया गया। तो उसे समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर्वेंट्स के साथ। वो बिल्कुल शॉक में आ जाती है, वो हॉरिफाइड हो जाती है जब उसको पता चलता है कि जो सर्वेंट्स हैं वो जा रहे हैं। तो हाना की भी फीलिंग्स होती हैं इस टाइम पे, पर वो शो नहीं करती अपने सर्वेंट्स को। इंस्टेड वो बहुत काम और ग्रेसफुली एक्ट करती है, जैसे हाउस की लेडी एक्ट करती है। वो सर्वेंट्स को उनकी सैलरी देती है, उनकी सर्विस के लिए उनको थैंक यू बोलती है। जो सर्वेंट्स हैं वो वहां पे बहुत सालों से काम कर रहे थे, वो रो रहे थे क्योंकि वो जा रहे थे वो जगह छोड़ के, लेकिन हाना बिल्कुल भी नहीं रोती। जो कुक हैं, जो गार्डनर हैं, वो बहुत पुराने एम्प्लॉइज थे और उनको रखा था सदाओ के फादर ने, और वो सदाओ को देखते आ रहे थे उनके चाइल्डहुड से। जो यूमी है वो भी रो रही होती है क्योंकि वो बच्चों को मिस करेगी, और वो जाकर फटाफट हाना के गले लग जाती है और वो हाना को बोलती है कि अगर रात को बेबी मुझे मिस करता है तो मेरा घर कहाँ पे है आपको पता है, आप किसी को भी भेज के मुझे बुला लेना। हाना स्माइल करती है, थैंक यू बोलती है उसके ऑफर के लिए, पर उसे पता होता है कि बेबी अगर रोएगा भी तो वो यूमी को नहीं बुलाएगी। अब अगली सुबह क्या होता है, हाना जो है वो खाना तैयार करती है, सदाओ जो है उनकी हेल्प करते हैं बच्चों को देखने में। दोनों जो हैं वो सर्वेंट्स की बात नहीं करते, और उसके बाद जो हाना है वो जाके प्रिजनर ऑफ वॉर को खाना दे देती है और वापस आती है सदाओ से कुछ बात करने के लिए। अब हाना जो है वो बहुत वरिड होती है, वो क्वेश्चन करती है कि हम क्यों क्लियर नहीं है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। मतलब जो सर्वेंट्स हैं हमारे कंपैरिजन में तो वो और भी क्लियर है कि उनको क्या करना चाहिए अगर उनको ये प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता। मतलब हम लोग क्यों बाकी जापानीज से अलग बिहेव कर रहे हैं, क्यों इसकी तरफ थोड़ी सी दया दिखा रहे हैं। तो हाना ये कहना चाहती थी कि जो अमेरिकन हैं वो हमारे एनिमीज हैं, और हमें जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसे भी एनिमी के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जैसे बाकी जापानीज करते, उसे मरने देना चाहिए था। तो जो सदाओ हैं वो इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करते, और वो प्रिजनर ऑफ वॉर के कमरे में चले जाते हैं और बड़ा जोर के चिल्ला के उसे बोलते हैं कि तुम अब खड़े हो सकते हो अपने फीट पे, लेकिन ध्यान रखना 5 मिनट से ज्यादा तुम खड़े ना हो एक टाइम पे, और कल जो है तुम टाइम डबल कर सकते हो, 10 मिनट के लिए खड़े होने की ट्राई कर सकते हो, और तुम यहाँ से जितनी जल्दी रिकवर होके बाहर निकलो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो सदाओ यहाँ पर हिंट करते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से भेजना चाहते हैं, तुम हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो। तो सदाओ देखते हैं कि जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलते हैं तो डर दिखाई देता है, एक हिंट ऑफ टेरर दिखाई देता है उस यंग बॉय के फेस पे। तो वो जो बॉय है उसका फेस ऑलरेडी पेल होता है, कलरलेस होता है क्योंकि वो बहुत वीक होता है। वो बड़ी लो वॉइस में बोलता है ओके। ऐसे लगता है कि वो कुछ और बोलना चाहता है, पर वो सिर्फ इतना बोलता है कि आपने मेरी लाइफ बचाई उसके लिए थैंक यू। अब जो सदाओ हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं देते जब वो थैंक यू बोलता है, और वो बोलते हैं थोड़ा कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से ना उसकी आंखों में लड़के की डर दिखाई देता है। तो वो जो डर है, राइटर उसे कंपेयर करते हैं कि बॉय की जो टेरराइज्ड आईज हैं वो ऐसे लगता है जैसे एक स्केर्ड एनिमल की आंखें होती है। तो कुछ देर के लिए उसके जो इंजरी मार्क्स होते हैं नेक के ऊपर वो भी ब्राइट रेड कलर के हो जाते हैं, क्रिम्सन कलर के हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो डर जाता है। तो सदाओ उससे पूछना चाहते हैं कि ये इंजरी क्यों हुई है, बट उनको लगता है किसी चीज का ऐसे फायदा नहीं है। अब वो सेवेंथ डे, जिस दिन मैंने आपको बताया दो चीजें होती है, पहली चीज तो सर्वेंट्स चले जाते हैं, दूसरा जो इंसिडेंट होता है वो दोपहर के टाइम पे होता है। तो हाना घर का काम कर रही होती है और जो सर्वेंट्स होते हैं वो तो जा चुके होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जब वो काम कर रही होती है, क्योंकि वो यूज टू नहीं होती इतना काम करने के, तो वो बहुत थक जाती है, और वो देखती है कि एक मैसेंजर आता है जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म जिसने पहनी हुई है वो उनके घर पे आता है। तो जैसे ही वो उस इंसान को देखती है वो एकदम से कांपना शुरू हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाती, और उसे लगता है कि सर्वेंट्स ने अथॉरिटीज को बता दिया होगा कि यहाँ पर वो शेल्टर दे रहे हैं उनके एनिमी को। तो हाना फटाफट उसको सदाओ के पास लेके जाना चाहती है इन्फॉर्मेशन को, तो वो भागती है सदाओ की तरफ, उसको सांस नहीं आ रहा होता और पीछे पीछे मैसेंजर भी उसके आ रहा होता है। तो वो गार्डन से होते हुए सदाओ के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। जो हाना है वो हेल्पलेस एक्ट करती है और वो फिंगर से पॉइंट करते हुए बताती है कि वो देखो, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रहा होता। तो जो सदाओ हैं वो एक बुक पढ़ रहे होते हैं जब वो हाना को देखते हैं, तो वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं जिसका एक पार्टीशन होता है जिसकी एक साइड गार्डन की तरफ को खुलती है और वहां पर शेडी सनशाइन होती है। आप ये कह सकते हैं सदर्न सनशाइन, मतलब वहां पर सीधी डायरेक्ट रेड्स नहीं पड़ती बट शेडी सनशाइन पड़ती है। तो जो सदाओ है वो मैसेंजर को पूछते हैं कि आप ऐसे आए, मैटर क्या है।
तो जो मैसेंजर होते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है वो वहां पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पैलेस चले, क्योंकि जो जनरल हैं वो पेन में हैं और सदाओ आपको जाके उनको विजिट करना चाहिए क्योंकि आप एक डॉक्टर हो। तो ये सुन के हाना जो है सांस लेती है और बोलती है ओह अच्छा इतनी सी बात। तो ये सुन के मैसेंजर कहता है कि दैट्स ऑल, मतलब आप इसको छोटी बात बोलते हैं, मतलब और कोई कारण होना चाहिए क्या मेरा यहाँ पे आने का। तो हाना बोलती है अरे नहीं नहीं ये रीजन इनफ है, मतलब मेरा मतलब कुछ और था, मैं सॉरी फील करती हूँ अपने रिएक्शन के लिए। और जो मैसेंजर हैं उसके बाद कुछ नहीं बोलते। तो जो सदाओं हैं वो एकम्पनी करते हैं मैसेंजर को और हाना को गुड बाय बोलते हैं। हाना किचन में होती है, कोई काम नहीं कर रही होती, थकी होती है, बच्चे सोए होते हैं। तो वो थकी होती है और उसकी आंखों में ना डर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि हाना को ये लगता है, वो सदाओ को बोलती है कि मुझे लगा आपको अरेस्ट करने आया है, और उसकी आंखों में डर होता है। तो जो सदाओ हैं वो बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वी मस्ट गेट रेड ऑफ द मैन फॉर हर स्टेक, मतलब मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बाय एनी मीन्स इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। अब जो सीन है वो चेंज हो जाता है। सदाओ जो है वो जनरल के पास जाते हैं मैसेंजर के साथ, वहां विजिट करते हैं पैलेस में और वहां जाके वो जनरल को पूरी स्टोरी नरेट कर देते हैं कि क्या क्या हुआ। तो जो जनरल है वो बहुत कमजोर होते हैं और वो सदाओ की पोजीशन समझ जाते हैं, क्योंकि वो खुद अमेरिका से पढ़े हुए थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और बहुत कम जापानीज हैं जो अमेरिका से पढ़कर आए थे, तो वो सिचुएशन समझ सकते हैं। तो जो सदाओ हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मैं ना बिल्कुल भी अमेरिकन की केयर नहीं करता, बस ये है कि मैंने उसे सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया क्योंकि उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। तो जो जनरल है वो उसे इंटरप्ट करते हैं, यस यस आई नो, मतलब उनको पता है। तो उनको ये लगता है कि जो सदाओ हैं वो उनकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर सदाओ ने सक्सेसफुली उस मैन को, इंजर्ड मैन को ऑपरेट किया है, तो ये तो पता ही है जनरल को कि वो कितने स्किल्ड थे। तो जनरल उन्हें बोलते हैं कि अगर मेरे को ऐसा एक और हार्ट अटैक आ जाए तो क्या मैं सरवाइव कर जाऊंगा। तो सदाओ बोलते हैं कि हाँ मेरे ओपिनियन में सिर्फ एक और, उससे ज्यादा नहीं। तो जो जनरल होते हैं वो उनको बोलते हैं कि मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, और वो चाहते थे कि वो हेल्प करे सदाओ की, उनको प्रोटेक्ट करे। अब जो जनरल है उनका जो फेस है वो जापानीज फेस होता है, लंबा सा वीक येलोइश फेस होता है। वो एकदम से ना एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर सदाओ अरेस्ट हो गया इस वजह से तो वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सदाओ के बारे में सोचते हैं अगर वो अरेस्ट हो गया। पर फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं ये अरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सदाओ को डेथ सेंटेंस हो गई और अगले ही दिन मुझे ऑपरेट करने की जरूरत पड़ गई तो मैं किसके पास जाऊंगा। तो सदाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्किल्ड डॉक्टर हैं और आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो सदाओ बेसिकली ये सुजेस्ट कर रहे होते हैं कि बहुत सारे सर्जन हैं जापान में। तो जो जनरल है वो कहते हैं कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता अदर देन यू। और वो बोलते हैं कि जो बेस्ट सर्जन है, बेशक वो जर्मन्स होंगे, वो वहां से ट्रेन होके आए होंगे या वो जर्मन्स होते हैं, पर उनके अकॉर्डिंग, जर्मन्स के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल तभी होता है जब इंसान मर जाता है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो ये बोलते हैं कि जो जापानीज हैं उनके अंदर जर्मन्स और अमेरिकन के ट्रेट कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कहने का मतलब जो हार्श नेचर है जर्मन्स की, रथलेसनेस, और जो इमोशनल नेचर है अमेरिकन की, तो जनरल ये कहना चाहते थे कि दोनों हार्श नेचर और इमोशनल नेचर कंबाइन नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो सदाओ तुम खुद उस इंसान को, प्रिजनर ऑफ वॉर को मार सकते थे और एट द सेम टाइम इमोशंस रखते हुए मेरे को ऑपरेट कर सकते थे मेरा मर्डर किए बिना। तो इस बात पे जनरल हंसने लग जाते हैं। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि जनरल का ना अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब वो बहुत विटी थे। तो जो जनरल है वो बोलते हैं कि आई डोंट थिंक कि जापानीज लोग ये दोनों ट्रेड्स जो हैं वो अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। तो जो सदाओ है वो स्माइल करते हैं जनरल के क्वेश्चन पर, बोलते हैं अगर आप चाहते हो तो ऐसा कर लेते हैं, दोनों एलिमेंट्स ले आते हैं। तो जो जनरल हैं वो थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हैं ऐसे करके और वो कहते हैं नहीं मेरे ऊपर ऐसा कुछ ट्राई मत करना। तो सडनली जो जनरल हैं वो वीक फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं, क्योंकि ना उनको उनकी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं जब वो आर्मी में थे, उन्होंने पूरी लाइफ कैसे स्ट्रगल किया था अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने में, जब वो अलग अलग वॉर्स में जाते थे जो जापान ने जीती थी, खासतौर पे साउथ पैसिफिक के अंदर। तो जनरल जो थे वो इरिटेटेड थे और वो ये बोल रहे थे कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक इंजर्ड मैन आया भी तो आया तुम्हारे घर पे ही। तो जो सदाओ है वो बोलते हैं देख लो अब मैं क्या करूं, ये बात तो सही है। तो जो जनरल है वो बोलते हैं इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि इस इंसान को चुपचाप मार दो। तो वो कहते हैं कि क्या तुम इसको मरवाना चाहते हो, मेरे पास हायर्ड किलर्स हैं, मतलब असैसिन्स हैं। असैसिन्स होते हैं जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे घर 2 किलर्स भेज देता हूँ रात को, आज रात या किसी रात पे, और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि वो कौन है।
क्योंकि गर्मी है और डोंट वरी, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम बाहर का जो पार्टीशन का दरवाजा है जो गार्डन की तरफ है उसे खुला रख दो ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो आसानी से जो किलर्स हैं जब मैन सो रहा होगा उसको मार देंगे। तो जो सदाव है वो अग्री करता है, उसको थोड़ा नेचुरल लगता है और वो बोलते हैं कि रात का टाइम होगा तो दरवाजा खुला छोड़ देना। तो जो जनरल हैं, जब बात हो रही होती है वो एकदम से यौन करते हैं, उनको नींद आ रही होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब ये डिसइंटरेस्ट जो शो कर रहे हैं ये बाद में आपको बताऊंगी क्या रेलेवेंस है इसकी। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, और वो बोलते हैं जो किलर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, आवाज भी नहीं करेंगे, और जब इंसान को मारेंगे तो उनको आर्ट पता होता है कि अंदर से कैसे ब्लीड करवाना है किसी इंसान को, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मरा कैसे है, क्योंकि ब्लड के ट्रेसेस नहीं होंगे, और अगर तुम चाहते हो तो उसकी डेड बॉडी भी हम वहां से हटवा देंगे। तो सदाओ को लगता है कि ये अच्छा आइडिया, पर मैं हाना को नहीं बताऊंगा। तो सदाओ जो है अपने घर जा रहे होते हैं और प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं जो उन्होंने बनाया था जनरल के साथ, और उनको ये लगता है कि हो सकता है कि अमेरिकन को ऐसे ही मरना हो। वो प्लान करते हैं कि वो हाना को नहीं बताएंगे इस प्लान के बारे में, क्योंकि हाना को ये जो आइडिया है कि हायर्ड किलर्स आएंगे ये शायद अच्छा ना लगे। और फिर वो सोचते हैं कि क्या किसी कंट्री जैसे जापान हो गया, वहां पे ऐसे हायर्ड किलर्स का होना जरूरी है? क्या रूलर्स को किसी सिचुएशन में डील करने में ऐसे किलर्स की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती? तो जो सदाओ हैं वो किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताते, वो घर जाते हैं और उनको ये लगता है कि इस टाइम तक जो अमेरिकन है वो सो रहा होगा। लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के कि जो टॉम है वो सो नहीं रहा होता, वो बाहर जाने के लिए ग्राउंड में तैयार हो रहा होता है, मतलब गार्डन में जाने के लिए। तो सदाओ उसको बोलते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम खड़े हो जाओ और चलना शुरू कर दो? तो जो टॉम है वो खुश होके बोलते हैं कि मुझे परमिशन लेने की आदत नहीं है यहाँ पर कुछ करने से पहले, मतलब आई एम हैबिचुअल कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। तो उनको लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे मसल्स हैं एक साइड के बॉडी के वो थोड़े स्टिफ हो गए हैं, थोड़े रिजिड हो गए हैं। तो सदाव एकदम से हिल जाते हैं उसकी बात सुन के, अपना सारा काम भूल जाते हैं और उसको वार्न करते हैं कि ज्यादा चलने फिरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसकी शर्ट उठाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं उसका स्कार, उसकी चोट, और वो बोलते हैं कि इसकी ना मसाज करो ताकि ये ठीक हो जाए, एक्सरसाइज से ये हील नहीं होगा। तो जो मैन है वो बोलता है कि जो स्कार है वो ज्यादा उसे तंग नहीं कर रहा, इट्स ओके, क्योंकि उसका जो फेस था उस पे बियर्ड भी थी तो वो काफी ना अभी भी वीक लग रहा था। तो वो सदाओ को बोलता है कि थैंक यू, और ज्यादा रिएक्ट नहीं करता उस चीज पे सदाओ उस दिन, और उसको पता होता है कि ये मर ही जाएगा। तो जो टॉम है वो बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब वो लड़का जो है वो क्या करता है, चेयर को ना टाइटली पकड़ता है, तो जिसकी वजह से उसके जो नकल्स हैं, ये वाले जो चीजें हैं, ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है, ये वाला चीज, ठीक है, ये व्हाइट कलर की होती है क्योंकि वो एक अमेरिकन था। तो ये इंडिकेट ये भी करता है कि वो अभी भी काफी वीक था, अभी भी रिकवर नहीं हुआ था। तो जो टॉम है वो बोलता है कि क्या सब जापानीज जो हैं वो आपके जैसे, अगर ऐसा होता तो लड़ाई कभी होती ना? तो जो सदाओ हैं वो कहते हैं मे बी, सच हो सकता है ऐसा, और वो बोलते हैं कि तुम अब सोने चले जाओ। तो वो उस इंसान की हेल्प करते हैं उसे बेड में सुलाने में, और उसको जैसे जापानीज ट्रेडिशन है बाउ डाउन करते हैं और बोलते हैं गुड नाइट। अब उस रात सदाओ जो है बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि हायर्ड किलर्स आएंगे उस इंसान को मार देंगे। तो वो इमेजिन करते हैं वो फुटस्टेप्स की आवाज, उनको लगता है जैसे पेड़ की कोई टहनी टूटी है, स्टोन्स हिल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो इंसान है वो चल रहे हैं। तो ऐसी वॉइसेस जो हैं वो इमेजिन करते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि शायद कुछ इंसान जो है वो आए थे, उन्होंने अमेरिकन को मारा और अब वो उसकी डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी है ये उनको सोने नहीं देती। अगली सुबह वो कोई एक्सक्यूज बना के अमेरिकन मैन के कमरे में पहले जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि शायद वो अब तक चला गया होगा और हाना को मैं सच बता दूंगा जो भी था। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि वो जो इंसान है जिसके येलो कलर के बाल हैं, ही इज फास्ट स्लीप, मतलब वो सोया हुआ है और उसकी जो आवाज है सांस लेने की वो सुनाई दे रही है। तो सदाओ चुपचाप दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब सदाओ जो है वो हाना को बोलते हैं कि वो इंसान सो रहा है, उसे सोने दो, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो हाना जो है वो फिर से सदाओ को बोलती है कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो सदाओ बोलते हैं आई प्रॉमिस 1 या 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर दूंगा। तो जो सदाओ है वो सोचते हैं कि शायद कल रात जो है वो किलर्स आ जाएं। तो उस रात, सेकेंड रात जो थी वो काफी विंडी थी, हवा चल रही थी, अलग अलग तरीके की आवाज आ रही थी, ब्रांचेस जैसे मुड़ रही होती है विंड की वजह से, जो पार्टीशन है ना वहां से ऐसे विस्लिंग की साउंड आ रही थी जब हवा जो है कॉरिडोर में से पास कर रही थी। तो जो हाना है वो एकदम से उठ जाती है और वो बोलती है कि मुझे ना पार्टीशन डोर जो है उस इंसान के कमरे का वो बंद कर देना चाहिए। तो सदाओ बोलते हैं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कैपेबल है, वो खुद मैनेज कर लेगा। तो उनको लगता है कि इस रात तो वो चला गया होगा बंदा, उसको मार दिया होगा। तो अगली सुबह वो देखते हैं वो तो फिर भी कमरे में होता है। तो जो सदाओ होते हैं वो होपफुल होते हैं कि थर्ड रात तो पक्का इसका इंतजाम हो जाएगा। अब
तीसरी रात विंड की जगह पे वहां पर बारिश हो रही होती है। तो गार्डन में अलग अलग तरीके की आवाज होती है, जैसे पानी नीचे गिर रहा होता है, छत से पानी नीचे गिर रहा होता है, छोटी छोटी पानी की रिवलेट्स नहीं बनती जो गार्डन में से जा रही होती हैं, उसकी आवाज आ रही होती है। तो जो सदाव है वो थोड़ा सो पाते हैं, फिर एकदम से एक आवाज आती है और वो लाउड नॉइस की वजह से जंप करके बेड पे बैठ जाते हैं। हाना जो है वो भी एक जोर के क्रैश की आवाज सुनती है, तो जो बेबी है वो भी रोना शुरू हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। तो हाना बोलती है मैं चेक करके आती हूँ कि क्या हो रहा है, पर सदाओ उसको रोक देते हैं। तो हाना चिल्लाती है कि क्यों रोक रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो सदाओ जो है सॉफ्टली उसे बोलते हैं कि अच्छा वहाँ पे। तो ये देख के जो हाना है वो खुद भी डर जाती है, तो वो खड़ी हो जाती है, सांस लेने लगती है, वेट करती है। सो रहा होता है। तो मॉर्निंग में जो सदाव है वो गेस्ट रूम में जाते हैं और देखते हैं ये तो अभी भी वहीं पे, और इनफैक्ट खुश है, नहा चुका है, घूम रहा है आसपास। पिछली रात उसने रेजर मांगा था, उसकी वजह से उसने अपनी बियर्ड भी शेव कर ली। अब उसकी चीक्स जो पिंक कलर की थी, क्योंकि वो पहले छुपी हुई थी ना, अब वो पिंक कलर की जो चीक्स हैं, मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि वो रिकवर हो रहा है, वो दिखाई दे रही थी। तो अब वो अच्छी हेल्थ में था। तो जो मैन है वो बोलता है कि अब मैं काफी ठीक हूँ। तो सदाओ ना उसको रैप करते हैं ट्रेडिशनल जापानीज गाउन के अंदर, उसकी बॉडी के आसपास टाई करते हैं। अब जब वो गाउन बांध देते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि पिछली 2 रातों से वो ढंग से सो ही नहीं पाए, क्योंकि वो क्यूरोसिटी ही उनको मार रही थी बार बार। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब और नहीं, अब मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहता इस इंसान को, इसकी लाइफ के बारे में मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले सकता बिल्कुल भी। तो सदाव जो है वो बोलते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, और वो अपनी आवाज को थोड़ा लो कर लेते हैं। और वो बोलते हैं अब तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम एक बोट को चला के थोड़ी दूर तक जा सकते हो। तो सदाव प्लान करते हैं कि वो अरेंज करेंगे एक बोट, कुछ खाना कुछ कपड़े, और उस इंसान को बोलेंगे कि तुम बोट को चलाते चलाते रो करते करते एक नियर बाय आइलैंड पे चले जाओ। मैंने आपको बताया था ना, जो उसके फादर बता रहे थे कि ये स्टेपिंग स्टोन है, तो वो जो आइलैंड है वो कोस्ट के पास ही था, और वो गार्डेड नहीं था, वहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे, इनहेबिटेड नहीं था, क्योंकि ना जब पानी का लेवल रेज होता था तो वो उसमें डूब जाता था स्टॉर्म्स के टाइम पे। तो वहां पर ज्यादातर कोरियन फिशिंग बोट्स पास करती थी, और वहां का जो पानी है ना वो फैंथम डीप था, मतलब फैंथम एक यूनिट होता है डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए, वो काफी डीप था। तो इसलिए जो कोरियन फिशिंग बोट थी वो बिल्कुल नजदीक से होके जाती थी। तो वो कहते हैं कि जब कोरियन फिशिंग बोट आ जाएगी तुम उसमें चढ़ जाना और आगे निकल जाना। तो जो यंग मैन है वो स्टेयर करता है ऐसे करके सदाओ को, उसको समझने की कोशिश करता है, और वो बोलता है क्या ये जरूरी है। तो सदाओ कहता है बिल्कुल जरूरी है, कि अब यहां पर तुम हो ये किसी से भी नहीं छुपा, सब लोग जानते हैं। तो वो यंग मैन बोलता है कि ठीक है, और वो अपना ऐसे करके सिर हिलाता है। तो सदाओ वहां से चले जाते हैं और इवनिंग में उस इंसान को मिलते हैं। उस दिन वो ना अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, और जब रात होती है तो सदाओ जो है बड़ी सी बोट को शोर पे खींच के लेकर आते हैं, उसके अंदर खाना बॉटल वाटर डाल देते हैं जो वो सीक्रेटली दिन में लेकर आए थे। उसके अंदर 2 क्विल्ट्स भी डाल देते हैं जो उन्होंने खरीदी थी एक पॉन शॉप से, पॉन शॉप होती है उधारी की दुकान से। तो जैसे ही हाई टाइड आती है वो बोट को टाई कर देते हैं पोल के साथ, हाई टाइड से बोट शोर के पास आ जाती है। तो काफी अंधेरा होता है उस रात को, मून नहीं निकला होता, तो सदाओ अपना रास्ता बना रहे होते हैं, लेकिन टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको स्पॉट करे। तो जब सदाओ वापस घर पे आते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि वो काम से ही घर पे आए हैं, ताकि हाना कुछ भी गेस ना करे उल्टा सीधा। तो हाना उनको खाना देती है, इवनिंग मील देती है, और बोलती है कि यूमी आई थी उनको विजिट करने डे के टाइम पे, कि वो बच्चे को बहुत मिस करती है। ऑल दो उसकी वाइफ हाना जो है वो मॉडर्न थी, लेकिन फिर भी एक ट्रेडिशन है कि पहले हस्बैंड खाना खा लो, तो वो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाती।
खाना खाना शुरू कर दिया, सांस लेना शुरू कर दिया था। तो सदाओ का फिर भी करेज नहीं होता उनसे पूछने के लिए कि आपने प्रोफेशनल किलर्स भेजने के प्रॉमिस किया था कि उस मैन को मारोगे। जो है वो एस्केप कर गया है। और सदाओ जो है वो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और वो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो जनरल को एकदम से याद आता है, वही ना मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं प्रोफेशनल किलर्स भेजूंगा। अपनी आंखें खोलते हैं एकदम से जब वो अमेरिकन मैन की बात सुनते हैं। तो जनरल को याद आता है अपना प्रॉमिस और वो बोलते हैं ओहो। सदाओ कहते हैं हाँ आपने बोला था कि आप भेजोगे। तो जनरल एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें तो पता ही है मेरी कंडीशन, मेरी हेल्थ के बारे में मैं भूल चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो यॉन करते हैं प्रॉमिस करते हुए। तो जनरल को बहुत सॉरी फील होता है अपने बिहेवियर के लिए और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं जापान को प्यार नहीं करता या अपनी ड्यूटी से इधर उधर भाग रहा हूं, तुम मेरे को देखो, मेरी कंडीशन देखो। तो सदाओ प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और वो उसकी पोजीशन भी समझ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो जनरल है वो उनकी मुट्ठी में ही है, मतलब अब मैं सेफ हूं, उसको पता है कि मैंने गलती नहीं की। और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ जनरल, मैं तो आपकी लॉयल्टी की कसम खा सकता हूँ, आप बहुत लॉयल हो जापान के लिए और आप एक लड़ने का जज्बा रखते हो आर्मी में, तो आपकी लॉयल्टी को मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो जो जनरल है वो रिलैक्स्ड फील करते हैं और बोलते हैं सदाओ यू आर अ गुड मैन। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा अपनी गुडनेस के लिए। तो जो सदाओ हैं उनका रिवॉर्ड ये होता है कि जब डस्क होती है वो ढूंढते हैं, आइलैंड की तरफ देखते हैं, पर टॉर्च का कोई नामो निशान नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अमेरिकन मैन है उसको कोरियन फिशिंग बोट मिल गई थी और वो वापस घर सेफ जा चुका था, ये उसका रिवॉर्ड था। और विदाउट एनी डाउट उसको वेट नहीं करनी पड़ी थी। तो तो इसके बाद जो सदाओ हैं वो वरांडा में खड़े होते हैं और रिकलेक्ट करते हैं पास्ट के इवेंट्स। वो सी की तरफ देखते हैं जहां से वो उस रात वो मैन आया था प्रिजनर ऑफ वॉर। और उनको फ्लैशबैक होता है अमेरिकन लाइफ के बारे में, जब वो वहां पर रहते थे, उस प्रोफेसर के बारे में जिसके घर पे वो हाना को मिले थे, उनकी सिली टॉकेटिव वाइफ के बारे में जो काफी काइंड भी थी। तो वो रिमेंबर करते हैं अपने एंटोनमी टीचर को, जिन्होंने उनको ये बोला था कि किस तरीके से एक बॉडी को बड़े ध्यान से कट करना चाहिए नाइफ के साथ। वो याद करते हैं कि उस फैट अनटाइडी लैंड लेडी के बारे में जिसके घर पे वो रहते थे जब वो जापान से अमेरिका पढ़ने गए थे। बहुत डिफिकल्ट था वहां पर एकोमोडेशन ढूंढना, वो वहां पर रहना पसंद नहीं करते थे। उनको पता था कि जो जापानीज है वो सुपीरियर है अमेरिकन से, पर फिर भी उनको ट्रीट किया जाता था जैसे इंफीरियर्स को ट्रीट किया जाता है। सदाओ को बिल्कुल पसंद नहीं थे, उस लेडी के कपड़े गंदे होते थे, पर फिर भी वो उसके घर पे रहते थे। उसने एक कमरा देने के लिए अलाउ कर दिया था जो कि एक बुरी कंडीशन में था। तो सदाओ जो है वो थैंकफुल होते हैं क्योंकि कुछ हद तक उसने उनका ध्यान रखा होता है लैंड लेडी ने, जब उनको इन्फ्लुएंसा हो जाता है लास्ट ईयर जब वो रुके होते हैं अमेरिका में। पर हालांकि उनका थैंकफुल होना काफी मुश्किल भी था क्योंकि वो उनको हेट भी करते थे। उसकी काइंडनेस ज्यादा काइंड नहीं थी, उसकी काइंडनेस ऐसी थी कि आप ये कह सकते हैं रिपल्सिव नेचर की थी, मतलब वो टेरेबल थी उसकी काइंडनेस में भी। तो फाइनली सदाओ जो है वो याद करते हैं वीक फेस उस अमेरिकन प्रिजनर का जो व्हाइट कलर का था और टेरेबल था। तो सदाओ को लगता है बड़ा अजीब सा, स्ट्रेन सा लगता है कि मैंने अपने एनिमी को मारा नहीं बल्कि ट्रीट करके वापस घर भेज दिया। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।